काली देवरानी के सोने के बाल। कावेरी का रंग बहुत काला था, साथ ही उसके सिर पर कुछ ही गिने चुने बाल थे, जिस कारण उसकी तीनों जेठानियां गौरी, रूपाली और आमना उसके साथ बेरुखी से पेश आती थी। अरे ओ कल्लू माई, कहाँ मर गई? आज हम जेठानियों को चाय नसीब होगी कि नहीं? बस अभी बनाती हूँ जेठानी जी, वो नहाने और बाल धोने में जरा सा समय लग गया। कावेरी की बात सुनते ही गौरी, रूपाली और आमना तीनों ही खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। इस कल्लू माई के सर पर 4 बाल है नहीं, और देखो इसे नहाने में कितना समय लगा है। मुझे तो लगता है कि कहीं नहाते समय अपना एक एक बाल पकड़कर अच्छे से धोती होगी, कहीं वो भी टूटकर गिर ना जाए। जरा सोचो तो सही, इस गंजी के सर पर अभी 4 बाल मुश्किल से है। अगर इसके घने लंबे बाल होते तो इसे तो पूरा एक दिन नहाने में ही लग जाता, क्योंकि इसे अपना हर एक बाल जो धोना मल्ला होता है। अरे ओ नजर बट्टू, यहाँ खड़ी खड़ी अब हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ रसोई में जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाओ, और हाँ, साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी बना लेना। ये पहली दफा नहीं था जब कावेरी को अपने काले रंग के कारण अपनी जेठानियों के आगे शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि उसे रोजाना ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती, जिसके चलते वो चुपचाप रसोई में जाती है और अपनी जेठानियों के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में कावेरी नाश्ता बनाकर अपनी जेठानियों को लाकर दे देती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाई हूँ। पकौड़े भी हैं और गर्मा गर्म चाय भी है। गौरी जैसे ही पकौड़ा खाती है, वो अपने मुंह से पकौड़ा उगलते हुए काली देवरानी पर ताने कसती है। हे भगवान, छी 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 छी, कितना गंदा स्वाद है इसका। क्यों री जली उपली, तू हमें ऐसे बेस्वाद पकौड़े खिलाकर पेट में दर्द करवाना चाहती है? मैं इसकी सब चाल जानती हूँ। ऐसा कहने के बाद रूपाली कसकर कावेरी का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथों को मरोड़ने लगती है, जिसके चलते बेचारी कावेरी को बहुत दर्द होने लगता है। इसको ऐसा लगता है कि अगर ये हमें ऐसा बेस्वाद खाना बनाकर खिलाएगी तो हम इससे खाना बनवाना छोड़ देंगे, लेकिन आज इसको इसकी गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए, ताकि दोबारा इसके हाथ का जायका ना बिगड़े। हाँ हाँ, इसे आंगन के पेड़ से बांध दो, इस गंजी टकले की जगह वहीं पर है। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत आसान होगा। क्यों ना हम इसके सर पर जो 4 बाल बचे हैं उन्हें भी उड़ा दें, क्योंकि इस बेचारी को अपने 4 बाल धोने में बहुत समय लगता है ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आमना की बात मानकर वो तीनों मिलकर कावेरी के सिर के ऊपर से सारे बाल कैंची से काट देती हैं और उसे बिल्कुल गंजी बना देती हैं। ये तुमने क्या किया? थोड़ा तो मेरे बालों के बारे में सोचा होता। तुम तीनों मेरी जेठानी हो, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया। अच्छा, इसकी जुबान कैंची की तरह भी चलती है। मैं तो कहती हूँ आज अच्छा मौका है, माँ जी भी सत्संग गई है, इस काली टकली चुड़ैल को इस घर से भगा देते हैं। गौरी, रूपाली और आमना तीनों मिलकर कावेरी को बहुत मारते पीटते हैं और उसे घसीटकर घर से निकाल देते हैं, और वो रोते बिलखते हुए एक जंगल की तरफ चलने लगती है। आखिर मैंने किसी का क्या बुरा किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ? भगवान, ये किस जन्म की तुम मुझे सजा दे रहे हो? इससे अच्छा तो तुम मुझे पैदा ही ना करते इस दुनिया में। कावेरी रोते रोते चलती रहती है। तभी अचानक से उसके पैरों में एक पत्थर आ जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिसके चलते उसके सिर पर एक गहरी चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उसे उसकी माँ नजर आती है। मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। इस काले रंग और बाल न आने की वजह से मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। माँ, आप मेरी मदद मत करो, आप मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं बेटी, ये जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अपने जीवन के महत्व को समझो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ऐसा कहने के बाद चंचल अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरती है, जिसके बाद उसके सिर पर सोने से सुनहरे लंबे बाल निकल आते हैं और वो बहुत सुंदर और गोरी हो जाती है। तभी अचानक से कावेरी की आंखें खुलती हैं। अरे, लगता है बेहोश होने की वजह से मुझे कोई सपना आ गया था। ऐसा सोचकर कावेरी एक नदी किनारे पानी पीने के लिए रुक जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को पानी की परछाई में देखती है, वो हैरान रह जाती है।
हे भगवान, क्या ये सच है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मेरे सर पर एक भी बाल नहीं था और आज मेरे सर पर इतने सुनहरे सोने के बाल हैं और मेरा काला रंग वो भी गोरा हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। कावेरी ये सब देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे भूख लगने लगती है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत जोरों से भूख लगी है। काश मुझे यहाँ कहीं खाना मिल जाता। कावेरी के इतना कहते ही उसके सुनहरे बालों से एक रोशनी निकलती है, जिसके अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट खाना प्रकट होता है। अरे ये क्या? लगता है ये कोई मामूली सोने के बाल नहीं, बल्कि जादुई सोने के बाल हैं और ये मेरी इच्छा पूर्ति को पूरा कर सकते हैं। कावेरी अब बहुत खुश होती है और पेट भरकर खाना खाती है, जिसके बाद वो अपने सोने के सुनहरे बालों से कहती है, जादुई सुनहरे बाल, मुझे रहने के लिए घर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कावेरी के इतना कहते ही कावेरी की जादुई सुनहरे बालों से एक रोशनी प्रकट होती है, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ एक बहुत सुंदर घर प्रकट हो जाता है। जैसे ही कावेरी उस घर के अंदर जाती है, उस घर में रहने की सभी सुख सुविधाएं होती हैं। अरे वाह, यहाँ तो रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तभी कावेरी एक कमरे की अलमारी खोलती है, जिसके अंदर बहुत प्यारी प्यारी और सुंदर ड्रेसेस होती हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं यहाँ। लगता है कोई सपना देख रही हूँ। अपने आप को एक चूटी काट कर देखती हूँ। कावेरी अपने आप को एक चोटी काटती है, जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, जिसके चलते वो एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर अपनी जेठानियों के पास पहुंच जाती है। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, क्या ये वही कावेरी है? ये कल्लो माई अचानक से इतनी गोरी और इसके सर पर बाल कैसे आ गए? ये कोई जादू टोना तो नहीं करवा कर आई है अपने ऊपर? मैं तो कहती हूँ इससे दूर ही रहो। नहीं, ये सब तो मुझे वरदान में मिले हैं। मेरी माँ ने मुझे वरदान दिया और सब कुछ ठीक हो गया। कावेरी की बात सुनने के बाद उसकी तीनों जेठानियों के मन में लालच आ जाता है, जिसके चलते वो प्यार का ढोंग रचाकर कावेरी के पास जाती हैं और उसके बाल छूने के लिए कहती हैं। अगर तुम्हारे ये बाल असली हैं ना, तो क्या हम इन्हें छू सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आमना, रूपाली और गौरी तीनों कावेरी के बाल छूने के चक्कर में कैंची से उसके बाल काटने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही वो तीनों उसके बालों को स्पर्श करती हैं, उन तीनों के हाथ जलने लगते हैं। तभी एक आवाज आती है, मैं तुम्हारे लालच को बखूबी जान गई थी और मुझे पता था कि तुम तीनों मिलकर ऐसा कुछ जरूर करोगी। हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें माफ कर दो, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, इसे ठीक कर दो। कावेरी, तुम्हें हमारी मदद करो, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमें बचाओ। आज के बाद हम आपकी बेटी के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे, हमें एक आखिरी मौका दे दो। माँ, इन्हें छोड़ दो, ये मेरी जेठानियाँ हैं और इन्हें अपनी गलती का पछतावा भी है। कावेरी के समझाने पर उसकी माँ उनके हाथों में जल रही आग को बुझा देती है, जिसके बाद उन तीनों को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी देवरानी कावेरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। जामुन के पेड़ पर चुड़ैल का झूला। मंडा नामक एक गांव था, जहां गर्मी में सभी लोग जामुन के पेड़ का कई तरह से लुत्फ उठाते हैं। उसकी छांव में बैठते थे और जामुन को तोड़कर बच्चे क्या बड़े क्या सभी खाया करते थे। जामुन थे इतने अच्छे, और इतना ही नहीं, बच्चे उस जामुन के पेड़ पर झूला लगाकर भी झूलते थे, क्योंकि वो जामुन का पेड़ बहुत बड़ा था। तभी दोपहर में 12 साल का टीटू अपने दोस्त सोनू और जोया के साथ उस पेड़ के जामुन तोड़कर खा रहा था। टीटू, सोनू, मेरे लिए भी जामुन तोड़ो ना। तुम्हें पता है मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकती, क्यों तरसा रहे हो? दो, मुझे भी खाना है। ला रहा हूँ पागल, ऐसा कर, मैं डंडे से जामुन की डाली हिलाऊंगा, तू नीचे चुन्नी बिछा ले ताकि जामुन इस पर गिरे। इसकी जितनी है टीटू, तू जमीन पर ही गिरा ले, हम धोकर खाएंगे जामुन। अरे मेरा मजाक मत उड़ाओ, जामुन दो, बहुत खाने का मन है। तभी वो बच्चे जामुन तोड़कर एक साथ बैठकर जामुन खाते हैं और कहते हैं, चलो बहुत जामुन खा लिया, अब झूले पर झूलते हैं। हाँ हाँ चलो, मैं भी झूलूंगी। नहीं, पहले मैं। तभी वो स्टोन पेपर सीजर करते हैं, जिसमें जोया जीतकर सबसे पहले झूले पर झूलती है, तो दोनों लड़के भी चिढ़ते हैं।
फिर वो बारी बारी से झूलते हैं। तभी एक बिखरे से बालों वाली औरत जूही झूले को देखकर कहती है, अरे वाह, कितना बड़ा जामुन का पेड़ है और यहाँ तो झूला भी है। मैं तो झूला झूलूंगी, मैं तो झूला झूलूंगी। ए उतरो, मुझे भी झूला झूलना है। हटो हटो। हम क्यों हटे? हमारा झूला है, यहाँ हम पहले आए हैं, हम नहीं जाएंगे। अरे हटो हटो, मुझे भी जामुन खाना है, मेरा पेड़ है ये और अब मैं ही झूलूंगी यहाँ पर। हट जाओ यहाँ से वरना धक्का मार दूंगी तीनों को। ऐसे कैसे मार दोगी? जबरदस्ती है, शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी होकर बच्चों से झूला छीनती हो। देखो तो जामुन खाने हैं खा लो, लेकिन हम झूला नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे? मैं तो झूला भी झूलूंगी, जामुन भी खाऊंगी और तुम्हें यहाँ से भगाऊंगी भी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। हम रोकेंगे, ईंट पत्थर मारेंगे जब पता चलेगा और अपने पापा को भी बुलाएंगे। टीटू के पापा मुखिया है इस गांव के, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अच्छा तो ये बात है, अभी बताती हूँ। वो साइको औरत बच्चों से झूला छीनने लगती है, लेकिन बच्चे भी झूला नहीं छोड़ते और टीटू झूले से गिर जाता है। तभी जोया पत्थर उठाकर उसके मारती है, फिर वो दोनों को धक्का मारती है, जिससे जोया और टीटू को सिर पर चोट आती है। माँ पापा, इसने मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम दोनों के तो सिर से खून बह रहा है, चलो चलो घर चलते हैं, इसकी शामत बाद में बनाएंगे। तभी सोनू उसकी आंखों में मिट्टी फेंक कर कहता है, अब खा ले पागल औरत जामुन। ये क्या किया? तुम बच्चों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी आंखों में मिट्टी डाली है ना। अपनी आंखें धोकर वो उसी जामुन के पेड़ पर झूला झूलने लगती है। वहीं दूसरी ओर जब बच्चे ऐसी हालत में अपने घर लौटते हैं तो उनकी शक्ल देखकर उनके माता पिता बेहद गुस्से में आ जाते हैं और टीटू के पिता राघव कहता है, बेटा ये तेरी हालत किसने की है, जरा मुझे बता और वहां लेकर चल। उन दोनों बच्चों को भी मारा है ना? छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत कैसे हुई उसकी मुखिया के बच्चे को मारने की? पापा वो औरत बहुत पागल है, हम मना कर रहे थे तब भी नहीं मानी वो। अंकल उसको सबक सिखाना, उसने हम तीनों को परेशान किया है, पत्थर भी मारा और झूले से भी उतार के धक्का मारा। चिंता मत करो बच्चों, उसे तो मैं बताऊंगा। केशव, हरिया, जाओ उस औरत को ढूंढो। तभी दो बच्चे और उनके माता पिता घबरा कर कहते हैं, अंकल अंकल, हमारे गांव में एक पागल सी औरत आ गई है, उसने मुझे जामुन के पेड़ से जामुन नहीं खाने दिए और झूले से उतार कर मारा। वो पागल औरत ने देखिए मेरी बेटी के साथ क्या किया है और जब मैंने उसे समझाया तो उसने मेरे गालों पर नाखून मार दिया। वो औरत बहुत खतरनाक है, मुझे तो पागल लगती है, कहीं वो बच्चों को कुछ कर ना दे, उसका इलाज कीजिए। अरे सब गांव वालों को इकट्ठा कर लो, वो पागल औरत जरूर अभी भी जामुन के पेड़ पर ही होगी, उसे जामुन जो पसंद है, आज उसका हिसाब किताब कर ही देते हैं। मुखिया की बात सुनकर पूरा गांव इकट्ठा होकर उसी जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां वो उसी पेड़ पर झूला झूल रही थी। तभी मुखिया कहता है, ए पागल औरत, कौन है तू और तुझे शर्म नहीं आती बच्चों के झूले पर झूलकर? पापा यही है वो पागल आंटी। क्या है तुम लोगों को? इस झूले से उतर और इस गांव से चली जा। तभी जूही जामुन खाकर गुठली मुखिया के मुंह पर थूकती है और सिर खुजाकर कहती है, नहीं नहीं, मैं इस जामुन के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं झूला झूलती हूँ और जामुन भी खाऊंगी। भाग जाओ तुम वरना तुम्हें भी पत्थर मारूंगी। अरे कितनी बेकार औरत है ये, इस पागल को गांव से निकाल दो और ना माने तो इसी पेड़ पर फांसी पर टांग दो, हमारे बच्चों को बहुत परेशान किया है इसने। तभी दो आदमी उसे झूले से उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें धक्का मारती है। तभी 3-4 आदमी आकर उसके हाथ को बांध देते हैं और सिर पर काला कपड़ा डाल देते हैं, जिसके बाद उसे फांसी पर लटका देते हैं। तड़प तड़प कर वो मर जाती है और गांव के लोग अपने घर वापस लौटकर फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जहां उनके बच्चे झूला झूलते हैं, सभी लोग जामुन खाते हैं। लेकिन तभी जूही चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और जामुन के पेड़ पर आने वाले बच्चों को एक एक करके कैद कर लेती है और लोगों को मार देती है और कहती है, मुझे मार दिया ना इन्होंने, तड़पा तड़पा के जामुन नहीं खाने दिया ना, इस झूले पर झूलने दिया, लेकिन अब मैं झूला झूलूंगी और जो भी आएगा उसे मार डालूंगी।
तभी वो फिर से झूला झूलने लगती है। अगले दिन झूले पर खाली झूले को झूलते हुए देख कुछ बच्चे डर जाते हैं और अपनी माँ के पल्लू से चिपक जाते हैं। फिर सविता और बिरजू वहां आकर कहते हैं, अरे बिरजू जी, जरा जामुन तोड़ दीजिए, आज तो मेरा भी मन है जामुन खाने का, और जोया को तो बहुत पसंद है, जरा उसके लिए भी जामुन तोड़ दीजिए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो बहुत ज्यादा जामुन तोड़ूंगा, मुझे इसका जूस भी बनाना है। वो दोनों जैसे ही जामुन तोड़ने लगते हैं तो चुड़ैल उनके सामने अचानक से आकर उनका गला पकड़कर कहती है, कितने बेहया और बुज़दिल हो, जो एक औरत को तुमने फांसी पर लटका दिया, तड़पने के लिए छोड़ दिया सिर्फ जामुन के लिए। तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें जामुन खाने दूंगी? नहीं, मरोगे तुम सब। आह, चुड़ैल, छोड़ मेरा गला। अरे अरे लगता है ये वापस लौट आई है। चुड़ैल उन दोनों को जमीन पर लेटाकर गर्दन पकड़कर मार डालती है। मरते वक्त बिरजू मिट्टी में उंगली से लिख देता है, वो लौट आई है। कुछ देर बाद उन दोनों की मौत का मुखिया और बाकी लोगों को पता चलता है और बिरजू का लिखा हुआ देखकर वो कहते हैं, अरे भला इन्हें किसने मार दिया? और ये क्यों लिखा है कि वो लौट आई है? आखिर कौन है ये? हमें पता लगाना होगा। अरे कुछ बच्चे भी गायब हो गए हैं हमारे, और मेरा टीटू भी। अरे मुखिया जी, आप परेशान मत होइए, हम इसकी तह तक पहुंच जाएंगे। गांव में अचानक से लोगों की मौत होती है और 2-3 बच्चे गायब हो जाते हैं। मुखिया इस बात का पता लगाने के लिए एक तांत्रिक बाबा का सहारा लेता है, जो कि अपनी दिव्य दृष्टि से बताते हैं, हाँ, आ गई है वो वापस लौट आई है, जिसे तुमने मारा था फांसी पर लटकाकर। किसी को नहीं छोड़ेगी वो, जामुन के पेड़ में उसकी आत्मा बस गई है। तांत्रिक बाबा, हमें बचा लीजिए, कोई उपाय बताइए जिसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ गांव के बाकी बच्चे भी गायब हो गए हैं, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। उसका उपाय यही है कि उस जामुन के पेड़ को जला दो, उसके बाद मुझे विधि करनी होगी वहां तुम सबकी सुरक्षा के लिए। तभी मुखिया हाथ में गंगा जल लिए गायत्री मंत्र का जाप करके उसे पेड़ पर गंगा जल छिड़कता है, जिससे चुड़ैल की शक्तियां कमजोर होती हैं। वो तड़पती है और कैद किए हुए बच्चे उस पेड़ में से वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर मुखिया कहता है, अरे टीटू, मेरा बच्चा, आजा मेरे पास। चुड़ैल तू गई आज। मुखिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? छोड़ूंगी नहीं तुझे। उसका गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। इतने में तांत्रिक उस पेड़ को जला देता है। तभी चुड़ैल भी भस्म होकर मर जाती है। इसके बाद तांत्रिक वहां उन सब की सुरक्षा के लिए उसी जगह पर पूजा करता है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और गांव वाले सुरक्षित हो जाते हैं।